नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहा हूं। जो पटना हाई कोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन को लेकर के 3 महत्वपूर्ण नोटिस जो जारी किए हैं, उससे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब जो है जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन का नियम जो है उसमें चेंजिंग हो गया है। तो रितेश नॉलेजेबल चैनल पे जो भी नया कुछ अपडेट आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो। अपडेट आता है, कुछ नया चेंजिंग होती है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ। तो मेरी वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। और जिन बंधुओं ने, जिन भाइयों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं आभारी हूं। और जो मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं। पहला जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि मान लीजिए कोई 4 भाई है, 20 कट्ठा जमीन उसके पिताजी के नाम पे है और दुर्भाग्यवश पिताजी इस दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं। तो पहले जो रजिस्ट्री का नियम था कि अगर वो 4 भाई हैं तो उन लोगों का मतलब कि 4 भाई है तो एक भाई का 5-5 कट्ठा पड़ा हिस्सेदारी में। तो कोई भी एक भाई अपना अगर हिस्सेदारी बेचना चाहे तो बिना म्यूटेशन कराए वो रजिस्ट्री कर सकता था। लेकिन अब जो नया नियम आया है उसके मुताबिक मतलब जमीन रजिस्ट्री से पहले म्यूटेशन कराना जरूरी है। भाइयों में से कोई भाई अगर बिना म्यूटेशन का चाहे कि मैं बेच दूं तो जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। पहले ये भी नियम था कि 20 कट्ठा है, 5 कट्ठा पड़ा तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर से भी बेच देता था। तो अब जो नियम में चेंजिंग आ गई है। अगर आपने पहले तो आपको म्यूटेशन कराना जरूरी है। अगर चारों भाइयों में से अगर कोई भाई एक भाई बेचना चाहे कि मैं जाकर के बेच के निकल जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। अब उससे 3 भाइयों की सहमति लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्री मौखिक बंटवारा नहीं, लिखित बंटवारा चाहिए। अगर ब्लॉक स्तर से उनका बंटवारा नहीं हुआ है, कोर्ट से बंटवारा नहीं हुआ है, तो अगर वो अपनी जमीन बेच रहे हैं तो उन 3 भाइयों की सहमति लेना उन्हें पड़ेगा। अगर सहमति इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उन तीनों भाइयों का सहमति पत्र पे सिग्नेचर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर आपका बाकी हिस्सेदारों का बाकी हिस्सेदारों का अगर आपने सहमति नहीं लिया है तो म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और राज्य सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंट जाता है वो म्यूटेशन होने के बाद ही आता है, दाखिल खारिज होने के बाद ही आता है। मालिक को तो दाखिल खारिज होगा तभी तो आपका लगान हासिल करेगा। लगान हासिल करेगा तभी तो सरकार को पता चलेगा कि उस जमीन के आप ऑनर हो। दूसरा जो अपडेट बता रहा हूं मैं आप, ये है कि मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और ए नाम का व्यक्ति जो है वो कोई जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके मतलब 5 साल 10 साल के बाद कुछ ही दिन के बाद बिना म्यूटेशन कराए हुए वो बी नाम के व्यक्ति से जमीन बेच दिया। अब मान लीजिए कि जब बी ने खरीदा है जमीन तो बी नाम का जो व्यक्ति है जो जमीन रजिस्ट्री करवाया है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए जाएगा। जब वो बी जब जाएगा म्यूटेशन के लिए, बी जब म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में जाएगा तो उसके म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये लफड़ा समझना होगा। ऐसा बिहार में बहुत से लोगों के पास हो रहा है जिसकी वजह से उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और ये बताया भी नहीं जा रहा किस लिए हो रहा है। रीजन यही है कि जिससे आपने जमीन खरीदा है उसने अपना म्यूटेशन नहीं कराया है। जिसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है, अगर ऑफलाइन अपना म्यूटेशन कार्यालय अगर जा रहे हैं विजिट करने के लिए, पता लगाने के लिए, तो वहां भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। मतलब कि ये दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट हुआ ये पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत से दलालों के द्वारा अनाप शनाप पैसे की डिमांड की जा रही है। बी नाम के व्यक्ति ने जो जमीन खरीदा था वो खरीदा किससे था? ए से खरीदा था। और जब ए ने ही म्यूटेशन नहीं कराया
मतलब जो एक का ही मालिकाना हक नहीं है। जब दाखिल खारिज कराने जाओगे तो वहाँ जब रजिस्टर में मिलान किया जाएगा, जब रजिस्टर 2 में जब मिलान किया जाएगा तो एक का तो वहाँ नाम ही नहीं रहेगा, तो स्वतः ही आपका दाखिल खारिज जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब एक का वहाँ पर नाम ही नहीं है, ये जिससे ज़मीन खरीदा है तो अपना मोटेशन कराया ही नहीं है, तो वहाँ रजिस्टर 2 में उसका नाम ही नहीं रहेगा। तो जब रजिस्टर 2 में उसका नाम ही नहीं रहेगा तो फिर जो आपने दाखिल खारिज का अप्लाई किया हो तो रिजेक्ट होना ही होना है। देखिए, रजिस्टर 2 और दाखिल खारिज, रजिस्टर 2 में नाम होना और दाखिल खारिज, मतलब दाखिल खारिज जो होता है रजिस्टर 2 से योग किया जाता है। तो जो नाम होता है अगर उस पर नाम चढ़ गया तो यानी इसका मतलब हुआ कि आपका दाखिल खारिज हो गया। जमीन रजिस्ट्री में ऐसा होता था कि आपका आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, फिर भी अगर लोग बिना आपसी बंटवारा करके मतलब किधरों से जमीन जाके बेच देते थे, किधर से भी, अगर उन्हें जिधर से मन उधर से बेच देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तो उसमें जितने आपके हिस्सेदार हैं, जितने शेयरधारी हैं, उनका मतलब किस सहमति पत्र पे साइन होना चाहिए और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ेगा। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के वहाँ सहमति पत्र पे साइन करना पड़ेगा। तो अब कोई ऐसा नहीं होगा कि जिधर से मन उधर से बेच के चला जाए, क्योंकि बिहार में बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें लोगों ने बहुत से धांधली की है और इस प्रकार का मुकदमा न्यायालय में बहुत ही ज़्यादा है। तो पटना हाई कोर्ट ने इस पे एक नया नियम जारी कर दिया है कि अगर आपका आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं, आपसी बंटवारा हो गया तो कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आपका आपसी बंटवारा नहीं है, मौखिक बंटवारा हुआ है और आप जमीन बेचना चाहते हो, तो बाकी के जो शेयरधारी हैं उनका भी उस पर सहमति पत्र पे साइन होना चाहिए। क्योंकि बिहार में जो था कि मान लीजिए कि बड़ा सा प्लॉट है, अगर बड़ा सा प्लॉट है और रोड से कनेक्टेड है, तो जिस जमीन के वैल्यू ज़्यादा होती है, मान रोड से जो कनेक्टेड है, 4 भाई हैं, एक भाई का क्या किया कि रोड से जो सटा हुआ है एरिया या फ्रंट है उसको बेच के निकल गया। बाकी जो ज़्यादा हिस्सा पीछे है, बाकी भाइयों की हिस्सेदारी पीछे है, उनका तो रोड से कनेक्शन टूट गया तो उस जमीन का वैल्यू भी कम हो गई। तो ऐसे मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। बाकी शेयरधारियों से सहमति पत्र पर साइन करवाना होगा और जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे तो आपसे सवाल भी किया जाएगा कि आप इसमें कितने हिस्सेदार हैं। अगर आप अकेले हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसमें 2 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार, तो बाकी हिस्सेदारों से साइन करवाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने रजिस्ट्री ऑफिस में झूठ बोल दिया तो बाकी अगर कोई उसमें शेयरधारी रहा और उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा चलेगा। ये चीज जो है रजिस्ट्री ऑफिस में तो चाहिए सहमति पत्र। जैसे कि मान लीजिए उसमें 4 भाई में से एक भाई बेचा, तो जो पार्टी रजिस्ट्री कराई है वो तो मोटेशन के लिए जाएगा। तो अपना रजिस्ट्री के कागज लेकर के, जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट लेकर के वो अंचल कार्यालय में जाएगा, तो उससे वहाँ रजिस्ट्री पेपर पे तो लिखा ही रहेगा कि 4 हिस्सेदार हैं। ये अगर 4 हिस्सेदार हैं तो मोटेशन कराने के लिए भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस में तो सहमति पत्र है ही, कि उस पार्टी से बुला करके आपको साइन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मोटेशन होगा। तो ऐसा किए जाने का मतलब कि एक ही रीजन है कि बिहार में बहुत ही ज्यादा लोग फ्रॉड कर रहे थे। न्यायालय में इस प्रकार का मुकदमा बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब लोग 420 के केस बहुत आ रहे थे कि लोग जो जिधर से मन चाहे उधर से बेच के भाग जा रहे थे। मान लीजिए कोई हिस्सेदार उसका बाहर रहता है, उसमें का एक हिस्सेदार जो जाकर के जमीन बेच दिया, आगे वाले हिस्सेदार का पता ही नहीं है, उसने बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद करके दाखिल खारिज, बाहर वाले बंदे को जब पता चलेगा तो मुकदमा करेगा। मतलब इस प्रकार के मुकदमे जब बहुत ही ज्यादा होने लगे तो पटना हाई कोर्ट ने इस पर एक नियम बना दिया। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अगर 4 भाई हैं तो 5-5 कट्ठा पड़ा, अगर ए ने, एक भाई का मानना ये ए है, तो ए ने अगर मोटेशन करा लिया होता तो उस 20 कट्ठे में से 5 कट्ठा जमीन जो है एक नाम पे हो जाती।
5 कट्ठा जमीन एक नाम पर ट्रांसफर हो जाता, रजिस्टर 2 में एक का नाम चढ़ जाता। अब ए जो है वो 5 कट्ठा जमीन अगर बेचता तो बी के नाम से बेच देता, बी को बेचता तो बी अगर मोटेशन कराने के लिए जाता तो वहाँ ए का जो 20 ये ने जो मोटेशन कराया था 20 कट्ठा में से, इसका 20 कट्ठा में से 5 कट्ठा इसका अलग करके 5 कट्ठा का इसके नाम से मोटेशन हो जाता, और बी अगर मोटेशन कराने जाता तो ए के नाम से मोटेशन था पहले से, तो बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ए का रजिस्टर 2 में नाम है, तो रजिस्टर 2 में अगर ए का नाम है तो बी का जो है ऑटोमेटिक उसका मोटेशन हो जाता। लेकिन जब ए का नाम ही नहीं है तो बी का मोटेशन रिजेक्ट होना ही होना है। ये समस्या भी 90% व्यक्ति के संग है। वो बोल रहे हैं कि मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन अप्लाई किया हूँ, ऑफलाइन अप्लाई किया हूँ, बार बार अंचल कराया जा रहा हूँ। देखिए आप कुछ भी करोगे आपका मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्योंकि जिससे आप जमीन खरीद रहे हो अगर उसका मोटेशन नहीं है, अगर वो मतलब जमीन का प्रॉपर रूप से ओनर नहीं है तो आपका मतलब कि दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो सुनिए, जमीन जिसने रजिस्टर किया है तो उससे उसका रजिस्टर 2 में नाम होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके नाम से जमाबंदी होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके नाम से लगाना सिर कटना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब जो कागजात हैं उसके नाम से अगर नहीं है, उसके घर के गार्जियन के नाम से है, उसके पिताजी के नाम से है, उसके दादाजी के नाम से है, तो पहले उस बंदे ने जब तक अपना मोटेशन नहीं कराया है तब तक आप वैसा ज़मीन न लें, पहले मोटेशन होने के बाद ही लें। और एक चीज़ और देख लें, जिससे आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो मतलब किसी दूसरे के कब्जे में तो नहीं है। सुनिए, इस समस्या का जो समाधान है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस समस्या का समाधान ये है कि आपका दाखिल खारिज अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो आप ए का केवाला ले लीजिए। बी को बता रहा हूँ, बी को अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है तो आप ए का केवाला ले लें। ए का केवाला ले करके आपका जो अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज फार्म रिजेक्ट हुआ है, आप ज़मीन से संबंधित जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ए का केवाला लें। केवाला लेने के बाद DCLR कोर्ट में आप अप्लाई करें, एक वकील के माध्यम से वहाँ पे बहस करवाएं, तो फिर आपका हो DCLR कोर्ट से आपका दाखिल खारिज होगा। अंचल कार्यालय से आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर आपका दाखिल खारिज DCLR कोर्ट से भी अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो ADM साहब के पास अप्लाई करें। तो रितेश नॉलेबल चैनल पे इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाते रहता हूं। ज़मीन से संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं लाता रहता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।